हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। दोस्तों, कल हमने जो है आदिकाल की शुरुआत कर दी थी और वहाँ पर हमने कुछ आदिकाल में रामचंद्र शुक्ल के कथनों को देखा था। साथ ही साथ आदिकाल में जो कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं, उनको भी हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे आदिकाल के अंतर्गत। और अगर किसी ने मेरी कल की वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके कल वाली वीडियोस देखिएगा। कल मैंने पंक्तियों को पढ़ाया भी है और वो पंक्तियां आपकी परीक्षा में पूछी भी जाती हैं। और सारी पंक्तियों को मैंने जो है कनेक्ट करके पढ़ाया है, तो मुझे लगता है वो वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है लाभदायक सिद्ध होगी। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आपने देखा है तो फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों की जो आदिकाल के अंतर्गत हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है, देखिएगा। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। क्या कहते हैं? प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है कि प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट है, कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। ये प्रश्न बनता है कि विद्यापति जो हैं इन्होंने कितनी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था। तो विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। पहला है पुरानी अपभ्रंश का और दूसरी भाषा जो है वो है बोलचाल की देसी भाषा। पहली है पुरानी अपभ्रंश और दूसरी है बोलचाल की देसी भाषा। ये विद्यापति ने इन्हीं दो भाषाओं का प्रयोग किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। ये भी कई बार पूछा गया है, गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है? तो गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। जब हम दोहा या दूहा कहें तो उससे आप समझ जाइए कि इससे अपभ्रंश या फिर लोक में प्रचलित जो काव्य भाषा है उसका बोध होता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है कि गाहा या गाथा कहने से हम प्राकृत का हमें बोध होता है, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भरत मुनि विक्रम की तीसरी शती ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। कहते हैं जो भरत मुनि हैं, जो आप जानते हैं भरत मुनि संस्कृत में आपने पढ़ा है, ठीक है, भरत मुनि के बारे में आपने पढ़ा है, जो नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, रचयिता हैं। तो नाट्य शास्त्र इन्हीं का ग्रंथ है, भरत मुनि का। ये आपको क्लियर हो गया। इनका जो समय है वो तीसरी सदी है। कुछ विद्वान हैं जो इनका समय दूसरी सदी मानते हैं, वैसे यहाँ पे विक्रम के हिसाब से दिया गया है तीसरी सदी इनका समय। तो ये क्लियर है, भरत मुनि का जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है और उस ग्रंथ में इन्होंने यानी कि भरत मुनि ने जो अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश नाम इसे जो है अपभ्रंश नाम ना देकर, अपभ्रंश को अपभ्रंश नाम ना देकर जो है लोक भाषा को देश भाषा ही कहा, ठीक है, याद रखिएगा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम ना देकर जो लोक भाषा है उसको क्या कहा? इसको जो है देश भाषा कहा। तो कैसे याद रखेंगे कि अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को इन्होंने देश भाषा कहा? तो देखिए, आप जानते हैं भारत एक देश है, आप भारत में है और भारत क्या है? भारत एक देश है। तो भारत से याद हो जाएगा भरत मुनि और एक देश है, देश से याद हो जाएगा देश भाषा। यानी कि भरत मुनि ने लोक भाषा को देश भाषा कहा है, याद रहेगा। इसको अपभ्रंश नाम नहीं दिया, इन्होंने लोक भाषा को देश भाषा कहा, ना कि अपभ्रंश कहा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होना शुरू हो गया। ये बहुत पूछा जाता है कि अपभ्रंश या फिर कह सकते हैं प्राकृताभास हिंदी, इसकी जो रचना है वो कब से शुरू हो गई थी? तो 7वीं शताब्दी से जो है
इसकी शुरुआत होने शुरू हो गई थी। आगे देखेंगे 84 सिद्धों के नाम। यहाँ पे जो है आप जानते हैं सिद्धों की जो संख्या है वो 84 है। और अब हम देखेंगे उन 84 सिद्धों के नाम। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 84 सिद्धों के नाम हैं और आइए इनको हम पढ़ लेते हैं। देखिए पढ़ने से क्या होता है तो 84, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें से कुछ लोगों के नाम पूछे जाते हैं और कुछ की जाति भी पूछी जाती है। तो थोड़ा सा इसको एक दो बार पढ़े रहेंगे ना, तो अगर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है तो आप थोड़ा सा ध्यान भी रहेगा। पढ़े नहीं रहेंगे तो बिल्कुल नहीं याद आएगा। संख्या तो याद रखनी जरूरी ही है, साथ ही साथ एक बार 84 सिद्धों के नाम भी देख लीजिएगा। और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसका जिसका प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है, उनको भी हम देखते चलेंगे। तो जैसे देखा जाए, सबसे पहले आते हैं लुइपा। लुइपा की जाति याद रखिएगा। लुइपा जो है ये कायस्थ जाति के थे, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है लीलापा, फिर अगले हैं विरूपा। विरूपा को भी याद रखिएगा। डोम्भिपा, इनकी जाति इम्पॉर्टेंट है। डोम्भिपा क्षत्रिय हैं। शबरपा, ये भी क्षत्रिय हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सरहपा, ये जाति से ब्राह्मण थे, इन लोगों की जाति पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। सरहपा जाति से ब्राह्मण थे, ठीक है। और इसको कैसे याद रखेंगे, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो सर पे हमेशा सवार होते हैं। कल मैंने एक पंक्ति आपको पढ़ाई थी सरहपा की, और उसमें पंडित पंडित 2 बार आया था, स्टार्टिंग में भी अंतिम में भी। तो उसको हम ऐसे ही कनेक्ट किए थे ना कि जो पंडित और ब्राह्मण लोग होते हैं वो हमेशा सर पे सवार होते हैं। तो इससे भी याद रहेगा, सरहपा जो थे ये ब्राह्मण थे। कंकालिपा शूद्र, मीनपा मछुआ थे। गोरक्षपा चौरंगिपा, चौरंगिपा क्या थे, ये राजकुमार थे। फिर है विड़ापा, विड़ापा भी राजकुमार हैं। शांतिप्रिया, ये ब्राह्मण हैं, इसको भी याद रखिएगा। जो ब्राह्मण लोग हैं बहुत शांत रहते हैं, दिखाते तो है मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन हमेशा सर पे सवार भी रहते हैं, ठीक है। तो शांतिपा शांत रहते हैं ब्राह्मण लोग, तो शांतिपा की जाति ब्राह्मण हो गई। तंतिपा तंतवा है। चमरिपा चमरकार हैं, जो चमरिपा हैं। चमारिपा ये चमरकार हैं। फिर हैं खड़गपा, खड़गपा शूद्र हैं। नागार्जुन ब्राह्मण हैं, इनको ध्यान रखिएगा, नागार्जुन की जाति पूछ सकती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नागार्जुन ब्राह्मण हैं। आज आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा क्योंकि घर में थोड़ा सा काम चल रहा है, इस वजह से मशीन वगैरह की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आज। आगे देखिएगा, बात करें कड़हपा की, तो कड़हपा की जाति कायस्थ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कड़हपा को भी ध्यान रखिएगा, जाति क्या है, कायस्थ। फिर है करड़िपा। थगनपा, थगनपा शूद्र हैं। नारोपा ब्राह्मण हैं। सालिपा ये भी शूद्र हैं। तिलोपा, तिलोपा को ध्यान रखिएगा, तिलोपा क्या है, तिलोपा जो है जाति से ब्राह्मण हैं। फिर हैं छत्रपा, छत्रपा शूद्र हैं। भद्रपा ब्राह्मण है, भद्रपा को भी ध्यान रखिएगा, भद्रपा कौन है, ये ब्राह्मण है जाति से। आगे है दोखंदिपा। अजोगिपा, अजोगिपा जो है गृहपति हैं। फिर है कालपा। धोमिपा, धोमिपा क्या है, धोबी है, तो धा से धोमिपा, धा से धोबी, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा सीधा सीधा। आगे है कंकड़पा, कंकड़पा राजकुमार हैं। कमरिपा, डेंगिपा, डेंगिपा भी ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो डींगे भी बहुत हाँकते हैं, इससे आप कनेक्ट कर लेंगे, डींगे हाँकना यानी कि डेंगिपा। डेंगिपा क्या है, जाति ब्राह्मण है। फिर है भदेपा। तंधेपा जो कि जाति से शूद्र है। कुक्रिपा, कुक्रिपा ब्राह्मण है, बहुत पूछा जाता है कुक्रिपा के बारे में, याद रखिएगा कि इनकी पंक्तियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में जो ये जाति जो पूछी जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है। कुक्कुरिपा, कुचिपा शूद्र है। धर्मपा ब्राह्मण है, धर्म की बातें कौन बताता है, तो ब्राह्मण लोग बताते हैं, ठीक है। तो धर्मपा क्या है, ये ब्राह्मण है। इसके बाद बात करें आगे, तो आगे हैं महीपा, महीपा शूद्र हैं। अचिंतपा, अचिंतपा लकड़हारा हैं। भलहपा क्षत्रिय हैं। फिर हैं आपके नलिनपा। भुसुकिपा, भुसुकिपा कौन है, भुसुकिपा राजकुमार हैं। भुसुकिपा को भी एक बार देख लीजिएगा, और जितना मैंने यहाँ पे टिक किया है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, इनको और इनकी जाति को। तो भुसुकिपा क्या है, ये राजकुमार हैं। नेक्स्ट में है इंद्रभूति, इंद्रभूति राजा हैं। मिकोपा वणिक है। कुठालिपा, कमरिपा, कमरिपा क्या है, ये लोहार है। कमरिपा भी जो है
ये भी पूछा जाता है। ये लोहार हैं। जालंधरपा ये ब्राह्मण हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, जालंधरपा का भी पूछता है। जालंधरपा ब्राह्मण हैं। राहुलपा शूद्र हैं। मेदनीपा फिर है धर्वरिपा, धोकरिपा शूद्र हैं। पंकजपा ब्राह्मण हैं। पंकजपा को याद रखिएगा, पंकजपा क्या कौन है, तो ब्राह्मण है। मान लिया किसी का नाम पंकज है तो वो अपने आप को कनेक्ट कर लेगा कि वो क्या थे, वो भाई पहले जो है जब सिद्धों में उनकी गिनती होती थी तो वो ब्राह्मण थे, ऐसे मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। फैमिली में आप अपने रिलेट कर सकते हैं अगर किसी का नाम हो। क्या पता कोई पंकज नाम से मेरी वीडियो भी देख रहा हो तो आप इससे भी अपने नाम से भी खुद को जोड़ सकते हैं। तो पंकजपा जो है ये ब्राह्मण है। फिर है घंटापा। घंटापा क्या है, क्षत्रिय है। अच्छा, इन्हें कैसे याद रखें, कहेंगे जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लड़ाई वड़ाई में थोड़ा आगे होते हैं, कहते हैं घंटा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कहते हैं ना ये हमारा घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हम तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय बोलते हैं ना। तो घंटापा किसका हो गया, घंटापा की जो जाति है वो क्षत्रिय हो गई। फिर है जोगीपा। जोगीपा की डोम है। चेकुलपा जो है ये शूद्र है। गुंडरिपा क्या है, चिड़ीमार है। तो गुंडे उंडे जो होते थे पहले, तो भाई गुंडे लोग क्या करते थे, लोग वो चिड़िया उड़िया मारते थे ना, तो क्या करते थे, चोरी छुपे जाते थे नदी किनारे, वहाँ पे चिड़ियों का शिकार करते थे। तो ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा, वो गुंडे ही थे। आज के टाइम में तो गुंडे लोग क्या करते हैं, इंसानों को मार देते हैं। पहले के टाइम में जो गुंडे होते थे उनको ऐसे कनेक्ट करना, वो चिड़िया वगैरह पक्षी वगैरह का ज़्यादा शिकार करते थे। तो गुंडरिपा जो है वो चिड़ी मार है। लुचिकपा ब्राह्मण है। निगुड़पा शूद्र है। जयानंद ब्राह्मण है। चरपटीपा कहार हैं, इनको याद रखिएगा। चरपटीपा जो है ये कहार हैं, ये आप कनेक्ट करके इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। जो कहार लोग होते हैं वो बड़ा चरपट चरपट करते हैं, हाँ, जो कहार लोग होते हैं वो बड़ा चरपट चरपट करते हैं, या फिर उनके दिमाग से सब चरपट हो जाता है, ठीक है, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर है चंपकपा। भिखनपा शूद्र हैं। भलीपा ये कृष्ण घृत वणिक हैं। कुमरिपा चवरिपा। फिर है मणिभद्रा, ये योगिनी है, ध्यान रखिएगा, मणिभद्रा जो है योगिनी है और ये गृह राशि हैं। फिर है मेखलापा, ये भी योगिनी है, ये गृहपति कन्या है। ये जितना मैंने ये महिलाओं वाला जो है, योगिनियाँ जो हैं, इनको जरूर ध्यान रखना, किसी से भी प्रश्न बन सकता है। मेखलापा योगिनी है, गृहपति कन्या है। और कनपलापा जो है ये भी योगिनी है और ये क्या है, ये भी गृहपति कन्या है। तो आपने देखा जो मणिभद्रा है ये गृह राशि है तो योगिनी लेकिन गृह राशि है। लेकिन मेखलापा और कनपलापा जो हैं, ये जो लापा लापा वाले हैं दोनों, ये लोग क्या हैं, ये लोग आपके हैं गृहपति कन्या, ठीक है। आगे है कलकलपा। कलकलपा शूद्र है। कंतालिपा दर्जी हैं। फिर है दहुलिपा शूद्र हैं। उधलिपा वैश्य हैं। कपालपा शूद्र हैं। किलपा राजकुमार हैं। सांगरपा राजा हैं। सर्वभक्षपा शूद्र हैं। नागबोधिपा ब्राह्मण हैं। दारिकपा राजा हैं। पुतुलिपा, पुतुलिपा क्या है, शूद्र हैं। इसके बाद है पनहपा। पनहपा जो है ये चमार हैं जाति से। पनहपा क्या है, पनहपा जो है वो चमार हैं। और आगे हम देखेंगे, आगे हैं कोकालिपा। कोकालिपा जो है ये राजकुमार हैं। अनंगपा शूद्र हैं। लक्ष्मीकरा योगिनी हैं। लक्ष्मीकरा योगिनी, अभी ऊपर हमने 3 योगिनी के नाम पढ़े हैं ना, ये देख सकते हैं आप। और अभी यहाँ चौथी योगिनी मिली लक्ष्मीकरा, ये योगिनी है और ये राजकुमारी भी हैं साथ साथ। फिर है समुद्रपा। फिर और अगले हैं भलिपा। भलिपा जो है ब्राह्मण है। देखिए अब कहते भी है ना कि अगर अपना भला कराना हो तो ब्राह्मण के पास जाइए, ब्राह्मण ही आपका भला कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं आपकी ग्रह दशा कैसी चल रही है, ठीक है। तो भलिपा यानी कि भला करवाना हो तो ब्राह्मण से मिलिए। तो भलिपा जो है इनकी जाति ब्राह्मण हो गई। तो ये हमने 84 सिद्धों के नाम तो देख लिए, पर इसमें आपको देखिए जितने नाम मैंने गिनाए हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो योगिनी के 4 योगिनियाँ बताई गई हैं, इन 4 योगिनी को ध्यान रखिएगा। और प्रश्न आपका 2-3 तरीके से बनता है, इसको मैं बता देती हूँ। जो 4 योगिनी यहाँ पे अभी आपने पढ़ा है, इनको राम कुमार वर्मा और राहुल सांकृत्यायन दोनों ने स्वीकार किया है। 84 सिद्धों के अंतर्गत 4 योगिनियों को माना किसने है, तो राम कुमार वर्मा और राहुल सांकृत्यायन ने। और
शुक्ल जी के अनुसार अगर प्रश्न बनेगा तो ध्यान रखिएगा, ये जो शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी मेखलापा को योगिनी नहीं मानते हैं। मतलब योगिनियों में 3 लोगों को ही जो है ये 84 सिद्धों में स्थान दिए हैं, याद रखिएगा। शुक्ल जी ने सिद्धों के अंतर्गत केवल 3 योगिनियां मानी है, और किसको नहीं माना है तो ये मेखलापा है। कैसे याद रखेंगे, जो शुक्ल जी थे वो मेकअप वाली को नहीं पसंद करते थे, मतलब कि जो लड़कियां मेकअप करके आती थी उनको शुक्ल जी कोई स्थान नहीं देते थे, उन्हें सिंपल सादगी पसंद थी। ठीक है, तो मेकअप से याद हो जाएगा मेखलापा, मेकअप वाले को शुक्ल जी नहीं मानते थे। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो लक्ष्मी करा को योगिनी नहीं मानते थे। ठीक है, जब सिद्धों की बात आती है तो ये भी जो है 3 योगिनी ही मानते हैं, लेकिन ये लक्ष्मी करा को नहीं मानते हैं, बाकी मणिभद्रपा, मेखलापा, कनपलापा को मानते हैं। और शुक्ल जी इन तीनों को मानते हैं, मेखलापा को नहीं मानते। तो कौन किसको नहीं मानता ये इंपॉर्टेंट है। तो 4 तो आप जानते हैं, चारों को राम कुमार वर्मा और राहुल सांकृत्यायन ने माना। अब शुक्ल ने जो है मेकअप वाली को नहीं माना, ये क्लियर हो गया। तो मेखलापा को नहीं माना। अच्छा, लक्ष्मी करा को किसने नहीं माना है, तो कैसे याद रखेंगे, लक्ष्मी मतलब धन होता है, जानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी में 1000 रुपए, हम लोग हजारी को हमेशा 1000 से कनेक्ट करते हैं, तो लक्ष्मी भी धन है, 1000 रुपए भी धन है। तो जब 1000 रुपए है तो धन जिसके पास है वो और धन क्या करेगा लेके, यानी कि धन है तो इन्हें धन नहीं चाहिए, इन्हें लक्ष्मी नहीं चाहिए, तो ये लक्ष्मी करा को कोई स्थान नहीं दिए। उसी से आप कनेक्ट करेंगे कि लक्ष्मी यानी कि धन। ठीक है, और इनके पास 1000 रुपए हैं तो इन्होंने और धन नहीं लिया, यानी कि और लक्ष्मी नहीं ली, तो लक्ष्मी करा को इन्होंने स्थान नहीं दिया। ये क्लियर हो गया, समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट में देखिएगा, सिद्धों में सबसे पुराने सरह यानी कि सरोज वज्र भी नाम है। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। जो महासुखवाद है उसका प्रवर्तन किसमें हुआ, तो वज्रयान शाखा में हुआ। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। महासुख का अर्थ क्या होता है, आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। आगे है, गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। तो ये याद रखिएगा, पूछता है कि गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है वो किस शाखा से संबंधित है, तो वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। पूछता है हठ योग का प्रवर्तन किसने किया था, तो गोरखनाथ ने किया था। याद रखिएगा, वज्र यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो वज्र यानी सिद्ध लोग थे, इनका जो लीला क्षेत्र था वो भारत का पूर्वी भाग था। नेक्स्ट में है, गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। कहते हैं जो गोरखनाथ जी थे, जब वो अपने ग्रंथों का प्रचार किए थे तो खास करके वो जो किए थे प्रचार, वो पश्चिमी भागों में किए थे अपने ग्रंथों का प्रचार गोरखनाथ जी। और विशेषकर अगर बात की जाए तो विशेष तौर पर ये जो है राजपुताने और पंजाब, यहाँ पर जो है इन्होंने अपना जमकर जो है ग्रंथों का प्रचार किया था। आगे देखिएगा, नाथों की संख्या 9 माना गया है। जो नाथ, अभी तो हमने सिद्धों की संख्या पढ़ी 84, और नाथों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ना से नाथ, ना से 9, याद रहेगा। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं, इन्हीं नाथों की संख्या को नवनाथ भी कहा जाता है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है। ये याद रखिएगा, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह प्रश्न बन सकता है। जो नवनाथ हैं उनके नामों का जो क्रम है वो किस ग्रंथ में बताया गया है, तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मिलता है। आगे देखिएगा, आगे हैं वो जो 9 नाथ हैं वो हैं कौन कौन से, तो उन 9 नाथों में आते हैं आपके नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। ये आपके जो है 9 नाथ आते हैं। अच्छा, अब हम इन्हें याद कैसे रखेंगे कि यही 9 नाथ हैं, तो देखिए इनको याद करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा वरना आप भूल जाएंगे। सुनिएगा, नाग जड़ में रहता है, नाग जड़ में रहता है। हरिश्चंद्र सत्य बोलते हैं।
भीम गोरे थे, यह सुनकर चरपट जो है वो जल में मलिन हो गया। आप जानते हैं जो नाग होता है वो जड़ में रहता है, ठीक है, वो पेड़ों में लपेटा हुआ है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, नाग जड़ में रहता है, यानी कि नाग से नागा अर्जुन, जड़ से जड़ भरत। हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे, ये बात सही है, हरिश्चंद्र से हरिश्चंद्र और सत्य से सत्यनाथ। तो हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे और भीमनाथ गोरे थे। भीम जो थे वो गोरे थे, तो भीम से भीमनाथ, गोरे से गोरक्षनाथ। यह सुनते ही जो चरपट था वो जल में मलिन हो गया। चरपट से चरपट, जल से हो जाएगा जलंधर, मलिन से क्या हो जाएगा मलयार्जुन। याद हो गया होगा। ऐसे याद कर लीजिएगा लाइन कि कोई व्यक्ति है वो बताता है कि नाग जो है भैया वो जड़ में रहता है और हरिश्चंद्र सत्य बोलते हैं। साथ ही साथ जो भीम थे वो बड़े गोरे थे। यह जब सुनता है चरपट, चरपट क्या करता है वो जल में मलिन हो जाता है। इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से हम 9 नाथों को याद भी कर लेंगे और सारे के सारे क्रम से हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसके बाद जो है हमारा अपभ्रंश साहित्य शुरू हो जाएगा। तो कल जो है हम अपभ्रंश साहित्य को पढ़ेंगे। और अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया है और चीज़ें आपको याद हुई हैं, कुछ भी आपका फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जैसा भी लगे, अगर कोई त्रुटि हुई है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा भी। साथ ही साथ कुछ लोगों का कमेंट आया भी है कि इसमें जो मैंने क्विज की बात की थी वो क्विज जो है कब से शुरू होगी। तो देखिए, उस क्विज की जो शुरुआत है वो रक्षाबंधन के बाद से की जाएगी और उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहना, जब टाइम आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। उसमें एक इसी की नहीं और भी जो है पुस्तकों का देखा जाए तो प्रश्नोत्तरी कराया जाएगा और जो भी कराया जाएगा वो बता के कराया जाएगा। और उसका मेन उद्देश्य यही है कि आपकी तैयारी जितनी भी हो सके बेहतर हो सके और आपको हर चीज़ याद हो जाए। मेरा पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं पढ़ा दी मेरा काम खत्म, नहीं, मैंने पढ़ाया, पर वो पढ़ाना तब सफल होगा जब आपको मैं याद भी करा दूं, आपके दिमाग में वो बातें बैठ भी जाएं। तो अभी तो मैं पढ़ा ही रही हूँ ना। इसकी प्रश्नोत्तरी देखिए, क्विज बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मुझे भी टाइम चाहिए। तो आप ही के लिए मैं वो काम भी कर रही हूँ और कुछ दिन में वो हाल फिलहाल में मैं शुरू भी करूँगी। तो वो उसकी जो जानकारी है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और मैं वहाँ पे बताऊँगी कि आपको उस चैनल को ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आप ही के लिए कर रही हूँ और थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। और अगर आप बने रहेंगे तो पूरा विश्वास है कि इस चैनल के थ्रू, और अगर आप अपनी मेहनत भी पूरी ईमानदारी के साथ दिखाएंगे तो गारंटी के साथ मैं कहती हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बस हाँ, आपको वो चीज़ करना होगा, लापरवाही नहीं दिखानी होगी। तो ठीक है, फिर बस यही बात मुझे कहनी थी और मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।